नमस्कार विद्यार्थियों। भू धातु लट लकार के रूप का अध्ययन हम कर रहे हैं और भू धातु में सूत्रों के अनुसार भवती रूप कैसे सिद्ध होता है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, उसकी बात हम कर रहे थे। तो हमने देखा था कि कल की क्लास में हमने देखा था कि भू धातु से कर्ता अर्थ में लय कर्मणि भावेच है, लय कर्मणि च भावेच है, अकर्मभ्य सूत्र से कर्ता अर्थ में भू धातु से लट लकार होता है। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल अर्थ में लट लकार का प्रयोग होता है, तो भू प्लस लट। इसके बाद में लट के ट और ए की संज्ञा होकर के लय शेष रहता है और लय के स्थान पर तिप तस जी आदि तिंग प्रत्यय होते हैं 18। तो लय के स्थान पर 18 प्रत्यय हो जाते हैं। फिर लय परस्मयी पदम सूत्र से इन 18 ही प्रत्ययों की परस्मयी पदी संज्ञा हो जाती है। फिर तंगा नाव आत्मने पदम सूत्र से जो तंग प्रत्यय है तय आताम जय थास आताम दुअम इन वही महिंग, इन 9 सूत्रों की आत्मने पद संज्ञा होती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारी धातु किस प्रकार की है, आत्मने पद है, परस्मय पद है या उभय पदी है। तो हम देखते हैं अनुदात गित आत्मने पदम, स्वरित इंत, जो स्वरित और इंत धातु है वो किस प्रकार की होगी, उभय पदी धातु होगी कर्ता क्रिया के फल के अनुसार देखते हुए। और फिर हम देखते हैं कि शेषात कर्तरी परस्मय पदम, कि शेष जो धातुएं होती हैं जिनके जो न तो आत्मने पद है न उभय पद है, वो सारी सारी परस्मय पदी धातुएं होती हैं। और परस्मय हमारी भू धातु भी किस प्रकार की है, परस्मय पद, इसलिए इनके साथ प्रत्यय कौन सा लगेगा, परस्मय पद वाला। तो ये सारे सूत्र लगाते हुए भू धातु के साथ 9 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से, तिप तस जी, सिप थस थ और मिप वस मस। अब इस 9 प्रत्ययों में से भी हमें कौन से प्रत्यय लगाने हैं, यानी भू के साथ प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा भवती रूप सिद्ध करने के लिए। उसके लिए हम देखते हैं कि उनमें से उत्तम पुरुष तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा, कि इनके 3 के त्रिक से प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष की संज्ञा होती है। फिर हम उसके भी 3 सूत्र आते हैं। एक तो युष्मद शब्द वाला, कि अगर युष्मद शब्द उपपद में है तो कौन सा प्रत्यय होगा, कौन से प्रत्यय होंगे, तब हम मध्यम पुरुष वाले प्रत्यय करेंगे। यदि अस्मद पद उपपद में है तो हम उत्तम पुरुष वाले प्रत्यय करेंगे, मिप वस मस। और हम जो फिर अंत में हम देखते हैं शेषे प्रथम है, तो अन्य जो भी मतलब कर्ता हैं उनके लिए प्रथम पुरुष के प्रत्यय लगेंगे। तो हमने देखते हैं कि भू धातु के साथ प्रथम पुरुष के त्रिक में कौन से हैं, तिप तस झी, परस्मयी पद में पहली लाइन में प्रथम पुरुष में तिप तस झी। और फिर हम एक वचन की बात कर रहे हैं, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक साथ सूत्र से, कि 3 के त्रिक से एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और हम रूप सिद्ध कर रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन का, तो एक वचन में कौन सा प्रत्यय है, तिप प्रत्यय है। तो अंत में हमने देखा था ये सारे प्रत्यय करते हुए ये लट लकार के जो जितने भी रूप बनेंगे सब में इतने प्रत्यय लगेंगे सेम, उसके आगे की प्रक्रिया सब में अलग होगी। जैसे भू धातु से तिप प्रत्यय, यहाँ तक की बात हमने कल की क्लास में कर ली थी। अब हम देखते हैं कि तिप प्रत्यय हुआ है प्रथम पुरुष एकवचन में, पै की संज्ञा हो जाती है हलंतिम सूत्र से और भू प्लस ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। फिर हम देखते हैं एक सूत्र है, हमारा अगला सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र क्या कहता है, कहता है कि तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग और सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है, मतलब जितने भी तिंग प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय ती से लेकर महिंग तक, तिप तस जी सिप थस तय मिप वस मस तय आताम जय तास आताम दुअम इट वही महिंग, ये याद होने चाहिए आपको 18 ही प्रत्यय।
इन सभी की, तिंग प्रत्ययों की और शित प्रत्ययों की। शित प्रत्यय मतलब ऐसे प्रत्यय जिनमें श की इत संज्ञा हुई हो, वो कैसे प्रत्यय कहलाते हैं? शित प्रत्यय कहलाते हैं। जितने भी तिंग प्रत्यय हैं और जितने भी शित प्रत्यय हैं, उन सब की कौन सी संज्ञा होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी। तो अब हमारा जो प्रत्यय कौन सा है? तिप प्रत्यय है, वो तिंग प्रत्ययों में ही है। तो तिप की कौन सी संज्ञा हो गई? सार्वधातुक संज्ञा हो गई। यहाँ ती की हमने यानी तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर दी। अब क्या करेंगे? अगला सूत्र आएगा कर्तृसप। अब आपको पता है ये प्रत्यय सारे लकार ही कर्ता अर्थ में हुए हैं, तो ये प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में ही है भू धातु के साथ। तो कर्तृसप क्या कहता है? कर्तृसप कहता है कि कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु से शप का आगम होता है, शप प्रत्यय का आगम होता है। यानी किसी धातु के साथ कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है और वो प्रत्यय अगर सार्वधातुक हो, मतलब हमने तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा करी है ना, तो तिप प्रत्यय किस प्रकार का हुआ? सार्वधातुक। और कर्तृशप क्या कहता है कि कर्ता अर्थ में किसी धातु से प्रत्यय हो रहे हैं, लकार हो रहे हैं, उसके बाद उस धातु के बाद जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक है, तो उस धातु और प्रत्यय के बीच में शप प्रत्यय का आगम हो जाता है। और शप किस प्रकार का प्रत्यय है? विकिरण। कि प्रकृति प्रत्यय मध्य यो पतति स विकिरण है, यानी प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो आता है वो विकिरण कहलाता है। तो शप क्या है? विकिरण है। अब सब प्रत्यय का आगम हो जाएगा। देखिए ये भू धातु है, यहाँ शप प्रत्यय का आगम हो गया और ये आगे अपना ती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं शप में पै की इत संज्ञा हो जाएगी। और देखो साथ साथ में शप प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है? तिंग सित सार्व धातुकम। शप प्रत्यय शित प्रत्यय है, यानी पै की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, श की इत संज्ञा हो जाएगी किससे? लश्क तदित्य से। प्रत्यय के आदि में आए लय श और कै वर्ग की इत संज्ञा किससे होती है? लश्क तदित्य से। तो इसमें सिर्फ शेष रहेगा। और शप प्रत्यय शित प्रत्यय है और शित की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है। इस तरह से हम शप की भी सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे, शप की भी सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे और शप का अशेष रहेगा। अब हमारे सामने स्थिति ये है भू धन ए धन ती कि शप में से अशेष रहा है बस। तो ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब देखिए अगला सूत्र आएगा सार्वधातुक अर्धधातुकयों। सार्वधातुक अर्धधातुकयों। सार्वधातुक अर्धधातुकयों सूत्र कहता है कि सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। सार्वधातुक अर्धधातुकयों सूत्र कहता है कि सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर, तो ये शप प्रत्यय किस प्रकार का है? सार्वधातुक है। शप प्रत्यय सार्वधातुक है, शप में से ही तो अशेष रहा है कि अगर किसी धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय है या अर्धधातुक प्रत्यय है तो इगंत अंग को गुण होता है। इगंत का मतलब है ऐसा पद जिसके अंत में इक हो, इक अंत में हो। तो इक अंत में है ना, भू के अंत में ऊ है और इक प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? ई उ
री लरी। यानी किसी धातु के अंत में ये हो और उसके बाद में सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय हो तो इनको गुण हो जाएगा। मतलब ई का ए हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा, री को अर हो जाएगा। आपको पता है यही तो है ना गुण। यानी ई का ए होना गुण है। गुण संधि पढ़ी है, गुण संज्ञा भी पढ़ी है। तो अदेंग गुण है सूत्र पढ़ा ना, अत एंग गुण संज्ञक है। अत एंग ए ओ गुण संज्ञक है। तो ई का ए होना गुण है, ऊ का ओ होना गुण है, री को अर होना। अब यहाँ पे कौन है? ऊ है, तो ऊ को गुण हो जाएगा। ये भय, ऊ को गुण हुआ, ओ आगे ए और ये ती, ये स्थिति है। तो ये स्थिति ये बन गई। भय में ओ मिला, भो ए और ती। ठीक है। अब एक सूत्र है जो आप सब ने पढ़ा है, एचो अयवायाव है। एचो अय अवायव है। कि एच के स्थान पर, यानी ए ओ आई औ के बाद में कोई स्वर होने पर ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है, जो आप संधि में पढ़ चुके हैं। तो यही स्थिति है ना। ओ के बाद में कोई स्वर है तो ओ को क्या हो जाएगा? अव। तो अब देखिए, भय के ओ को अव हो गया, आगे ए है और ये ती है। ठीक है। तो एचो अयवायाव सूत्र से ये स्थिति हो गई। अब देखो, भय में ए मिला, भय पूरा हुआ, वह में ए मिला और आगे भवती। तो भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप भवती हमारे सामने सिद्ध हो गया। अब देखो, भू प्लस तिप से पहले लगने वाले जो सूत्र हैं वो तो सब में सेम लगेंगे। ठीक है, क्योंकि सब में ही तो हमें परस्मयी पद संज्ञा करनी पड़ेगी, सब में कर्ता अर्थ में करना पड़ेगा, सब में लट लकार होगा। जहाँ तक लट लकार पढ़ रहे हैं, लट लकार की बात कर रही हूँ, उसमें ये सारे सूत्र सेम लगेंगे। कि फिर लय के स्थान पर तिप प्रत्यय होंगे। तिप में से हम देखेंगे कि परस्मयी पद संज्ञा किसकी है और आत्मनेपद संज्ञा किसकी है। तो अगर हम परस्मयी पद वाले प्रत्यय हमें लगाने हैं तो लय परस्मयी पद तंगानाव आत्मनेपदम सूत्र लग जाएंगे दोनों। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी धातु किस प्रकार की है। तो अनुदात गीता आत्मदी पदम स्वरित वाला, और फिर से सात कर्तरी परस्मयी पदम, ये तीनों सूत्र लगने के बाद में हमारी धातु का हमें पता लगाना है कि किस प्रकार की है। तो हमारी भू धातु परस्मयी पदी ही थी। और उसके बाद हमने, अगर हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन का ही तो हमने सिद्ध किया। तो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा लगा करके फिर प्रथम पुरुष में हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? से प्रथम है। और फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन का छांटने के लिए तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक अनेक्षा है सूत्र लगेगा। फिर हम प्रथम पुरुष एक वचन में हमने तिप प्रत्यय उठाया। अब इसके बाद की प्रक्रिया सब में अलग अलग रहेगी। यहाँ तक हमने सेम टू सेम बना रहे हैं, भू प्लस तिप, और फिर ती शेष रहा। तिंग सित सार्वधातुक हमने कहा, तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो हमारे जो तिप प्रत्यय है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। फिर कर्तरी शप आया, उसने कहा कि कर्ता अर्थ में अगर बाद में सार्वधातुक प्रत्यय हो तो जो धातु है उसको शप का आगम होता है। तो शप का आगम हुआ, शप में भी शीत प्रत्यय होने के कारण शप की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई। शप में पै की हलंतेम से इत संज्ञा हुई, श की लश्वत अदित्य से हुई और ए शेष रहा। तो भू प्लस ए प्लस ती ये स्थिति बनी। फिर सार्वधातुक आर्ध धातुक यो सूत्र आया, उसने कहा कि धातु के बाद में सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय हो तो धातु के अंत में अगर ई उ री हो तो उसको गुण आदेश करना है। तो गुण आदेश हमने किया, भू के ऊ को ओ हो गया। फिर एचो अयवायावह सूत्र अयवयावह सूत्र ने कहा कि एच के स्थान पर बाद में कोई स्वर होने पर एच के स्थान पर अय अव आय आव होते हैं। तो हमारा ओ था, उसके स्थान पर अव हो गया।
और इस तरह से इनको मिलाने पर भवती रूप सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन भवतः रूप कैसे बनाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे देखिए, अब भव तक तो आप तो बनाना सीख गए हैं, भव तक यही प्रक्रिया रहेगी, फिर भवतः कैसे बनेगा देखिए। यानी ये सारे सूत्र प्रथम पुरुष द्विवचन में भी लगेंगे। तिंगसित सार्वधातुकम कर्तृसप सार्वधातुकयो आर्धातुकयो एचो अयवायव से भव तक, फिर आगे जो तस प्रत्यय है वो लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमने बना लिया है। अब देखिए, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन में आपको पता है भू धातु से लट लकार से वर्तमान लट से भू धन लट होगा, लट का लय शेष रहेगा, लय के स्थान पर तिप प्रत्यय होंगे। फिर वो सारी प्रक्रिया सारे सूत्र लगा करके द्विवचन वाला, द्विवचन में प्रथम पुरुष वाला शेषे प्रथम सूत्र लगा करके द्विवचन में, एक वचन में तिप प्रत्यय था, द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, तिप तस जी में से भू धन तस, ये स्थिति रहेगी, भू धन तस। अब देखो इसमें तस में किसी का लोप नहीं होगा, न विभक्त तुष्मा से स का लोप होता ही नहीं है, तो भू धन तस ये स्थिति रहेगी। अब इसके बाद में आपको एक वचन वाली चीजें याद करो। भू प्लस तस होने पर क्या होगा, तिंग सित सार्वधातुकम लगेगा, जो हमने एक वचन में लगाया था वो ये सूत्र लगाने सारे, यानी तिंग सित सार्वधातुकम, तो तस की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर कर्तरी शब्द से शब्द का आगम होगा, कर्ता अर्थ में शब्द का आगम होता है सार्वधातुक और आर्धातु, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, तो तस की सार्वधातुक संज्ञा हमने कर दी। फिर शब्द का आगम हो गया कर्तरी शब्द से, फिर सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से शब्द की भी तो सार्वधातुक संज्ञा हो गई ना पहले, क्योंकि वो शीत प्रत्यय है। फिर सार्वधातुक आर्धातुकयो से इगंत अंग को गुण हुआ, यानी जो चीजें उसमें करी सारी की सारी वही हैं, इगंत अंग को गुण हुआ, भो बना। फिर एचो अयवायव सूत्र आया और भो के ओ को अव हुआ और भव रूप बन गया, यानी अव होकर के कर्तरी शब्द का जो ए मिला और ये भव रूप बन गया। जो उसमें प्रक्रिया करी है वो सारी की सारी इसमें भी करनी है। भवती बनाते समय जो सारे सूत्र लगाए हैं सारे यहाँ तक लगेंगे, तब भव बनेगा। अब हम क्या करेंगे, स जो है उसका आपको पता है, स सजुसो रू से विसर्ग हो जाता है, स सजुसो रू से स को रेफ आदेश होता है, संधि में पढ़ चुके हैं, और रेफ आदेश होकर के र के स्थान पर विसर्ग होता है। आपको सबको पता है स के स्थान पर हमें विसर्ग करना है, क्योंकि स को रेफ आदेश हो जाता है और खर्व सानियो विसर्जनीय सूत्र से उस रेप को विसर्ग हो जाता है। तो भव धन तस है तो कौन सा रूप बन जाएगा, भवतः रूप बन जाएगा, कि भवती पढ़ने के बाद भवतः है अपने आप बन गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये भवतः बन गया। अब देखो भव तक आपने बनाना सीख लिया है, सारे कर्तरी शब्द सार्वधातुक आर्धातुकयो सारे प्रत्यय लगा करके भव तक आप बनाना सीख गए हैं। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में देखिए, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, वही तिप प्रत्यय है, तिप तस झी, तो भू के साथ झी लगेगा, और वही कर्तरी शब्द से शब्द का आगम सार्वधातुक तिंग सित सार्वधातुकम सार्वधातुक आर्धातुकयो करके सबके ए का शेष रहता है और भव रूप बनता है। एचो अयवायव लगा करके अव आदेश करके भव रूप बनता है। अब देखो भव के साथ में झी है, तिप तस झी, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, झी है। अब एक नया सूत्र आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, झी में किसी की संज्ञा नहीं हुई है और भव प्लस झी ये स्थिति हमारे सामने है। अब एक सूत्र आएगा नया, जो अंत है, जो अंत है सूत्र क्या कहेगा,
प्रत्यय के अवयव जह के स्थान पर अंत आदेश होता है। ये अंत आदेश सिर्फ झ के स्थान पर होता है, झी के स्थान पर मत कर देना। झी के स्थान पर अंति आदेश नहीं होता, सिर्फ झ के स्थान पर अंत आदेश होता है। तो अब देखिए ये प्रत्यय का अवयवी तो है ना झ। अब भव के झ के स्थान पर अंत आदेश हुआ और आगे ई है। ठीक है, अब क्या भवंती बन जाएगा क्या? देखो ए प्लस ए से दीर्घ होकर के भवांती बन रहा है ये, लेकिन एक सूत्र लगेगा अतो गुणे। एक सूत्र कौन सा लगेगा? अतो गुणे सूत्र कौन सा लगेगा? अतो गुणे ये क्या कहता है? अपदांत आकार से। तो ये तो अपदांत आकार है। अपदांत आकार से गुण परे होने पर भव का अपदांत है, क्योंकि भव पद नहीं है। अपदांत आकार से गुण परे होने पर, गुण परे, गुण है ना ये ए ओ गुण संज्ञक होते हैं। अदेंग गुणय से अत एंग गुण संज्ञक होते हैं। ए ओ ये तीनों गुण संज्ञक हैं। तो अपदांत आकार से गुण परे होने पर पररूप आदेश होता है। मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होकर के पररूप संधि होगी और फिर एक ही ए शेष रहेगा पर वाला, यानी दोनों के स्थान पर एक ही ए हो जाएगा। और ये देखिए फिर एक ही ए रहेगा, फिर आधा न है और तय के अंदर ई की मात्रा है। तो ये भवंती रूप सिद्ध हो गया। भवंती में भवती और भवतय से एक सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा, वो कौन सा है? जो अंत है, और एक अतो गुणे से पररूप आदेश होएगा। तो इस तरह से प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हमारा सिद्ध हो गया है भवंती। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आएंगे हम मध्यम पुरुष में। सबसे पहले मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? भवसी। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हम बना रहे हैं। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तिप तस झी सिप, सिप प्रत्यय लगेगा। और ध्यान रखना मध्यम पुरुष किस में आएगा? युष्मद शब्द से संबंधित है। तो युष्मद उपपदे वाला, युष्मद उपपदे स्थानीय अन्य अपि मध्यम सूत्र लगेगा। जब हम तीनों सूत्र लगा रहे हैं ना, वो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमा उत्तमा, और फिर उसके बाद में इतनी देर शेषे प्रथम है, प्रथम पुरुष में शेषे प्रथम है। कल सारे सूत्र हमने पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें मध्यम पुरुष में सूत्र कौन सा लगाना है? युष्मद उपपदे स्थानीय अन्य अपि मध्यम, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का है। और फिर इस तरह से परस्मय पदी संज्ञा करते हुए और एक वचन द्विवचन बहुवचन को देखते हुए सारे सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम जिस स्थिति में पहुंचेंगे वो क्या होगी? भू धातु से सिप प्रत्यय लगेगा, पता है आपको। फिर वही सारी चीजें करनी है। तिंग सित सार्वधातुकम, कर्तरी शप, शप का आगम, शप में ए का शेष रहना, शप की भी सार्वधातुक संज्ञा, फिर सार्वधातुक आर्ध धातुकयों से इगंत अंग को गुण हुआ, भू का भो बन गया, एचो अवाय अवह से भो के ओ को अव आदेश हुआ और फिर भव रूप बन गया। सबका ए भव में मिला, भव के मतलब अव के ए में मिला, तो ये स्थिति आई। अब शिप में आपको पता है पै की संज्ञा हो जाएगी हलंते से और बस यही शेष रहेगा और इनको जोड़ दोगे तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बन जाएगा? भवसी बन जाएगा। ठीक है, अब मध्यम पुरुष द्विवचन में वही सारे सूत्र लगाते हुए और थस प्रत्यय लगेगा। तिप तस जी सिप थस।
तो थस लगाने से आपको पता ही है, थ से का विसर्ग हो जाएगा, से सजुसो रू और खरव सानियो विसर्जनीय से से का विसर्ग हुआ और ये भवत है रूप बन गया। तो भवसी भवथ है। अब देखो भव के बाद में सिप थस थ है, तो भव धन थ है। तिप तस जी सिप थस थ, ठीक है, यही है ना हमारा प्रत्यय। जो 18 प्रत्यय वो आपको याद होने चाहिए, बार बार रिवाइज करो। तिप तस जी सिप थस थ, तो ये थ रूप लगाया और भव के साथ थ हो गया। इनको सिद्ध करने के लिए सारे प्रत्यय सेम टू सेम लगेंगे, कोई अंतर नहीं है। भवंती में सिर्फ जो अंत सूत्र अलग लगा। तो भवसी भवथ है भवत। बचपन में रटा करते थे किसके आगे विसर्ग लगेगा किसके आगे नहीं लगेगा, लेकिन अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सूत्रों से याद रखो कौन सा सूत्र लगेगा। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, एक सूत्र और पढ़ना है, फिर पूरा पूरा भू धातु का रूप आपको सूत्रों से टिप्स पर होगा। उत्तम पुरुष एक वचन, भव तक हम बना चुके हैं। वैसे इसमें क्या होगा, भू धातु से कौन सा प्रत्यय लगेगा, मिप प्रत्यय, ल के स्थान पर मिप प्रत्यय होगा। फिर हम क्या करेंगे, तिंग सित सार्वधातुकम कर्तरी सप्त और सार्वधातुक अर्धातुकयो से इगंत अंग को गुण भो हुआ, एचो एवायावा से भव हुआ और भव होकर के सबका ए भव में मिलाया, भव पूरा हुआ और ये हमारा मी, क्योंकि मिप के पै की संज्ञा हो जाएगी अलंतिम में। तो अब ये भवमी रूप बन रहा है, इसको भवामी बनाने के लिए एक सूत्र और पढ़ना है। अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही सूत्र क्या कहता है, सूत्र कह रहा है अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है यदि प्रत्यय परे होने पर। अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है यदि प्रत्यय परे होने पर। अदंत अंग का मतलब क्या है, ये अत और फिर अंत, इस तरह से जस्तु होकर के अदंत बना है। तो अत का मतलब क्या होता है, हरिश्व है। अत का मतलब क्या होता है, हरिश्व है। तो ऐसा पद जिसके अंत में हरिश्व ए हो, तो ये पद भव है, इसके अंत में हरिश्व ए है, इसको दीर्घ हो जाएगा कब, ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसके आदि में यय प्रत्याहार का वर्ण हो। ययादि प्रत्यय किसको कहते हैं, जिसके आदि में, जिसके प्रारंभ में क्या हो, यय प्रत्याहार का वर्ण हो। तो आपको पता है मिप प्रत्यय के आदि में क्या है, मैं है, फिर ई है, फिर पै है। तो मैं क्या यही प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, यही प्रत्याहार देखो माहेश्वर सूत्रों में ये व रे ल ये मैं गण झ भ ये घ ड ध ज ब ग ड द ख प छ ठ त च ट त क प, यहाँ तक यही प्रत्याहार है नहीं, झ भ ये तक ही ये व ल है, ये वरट है कि ये से शुरू करो, ये व फिर रे ट को छोड़ देंगे, फिर ल को लेंगे, फिर ये मैं अंग न वापस मैं को छोड़ देंगे। तो मैं तो आ ही गया ना यही प्रत्याहार में, तो ये आ गया, मतलब मैं आ गया इसमें यही प्रत्याहार में। तो ये हमारा सूत्र यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, अतो दीर्घो यहीं से अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा ययादि प्रत्यय परे होने पर, यानी भव के वय को हमें दीर्घ करना है। तो ये हो जाएगा भव और ए को दीर्घ होने से आ हुआ भवा और आगे मी जोड़ दो, भवामी रूप हमारा सिद्ध हुआ। तो ये भवामी। फिर देखिए भव तक आप बना चुके हो, तो आगे उत्तम पुरुष द्विवचन में, उत्तम पुरुष में आपको अस्मद उत्तम वाला सूत्र लगाना है
क्योंकि उत्तम पुरुष है ना, तो उत्तम पुरुष यानी अस्मत् शब्द उपपद में रहने पर हमें उत्तम पुरुष वाली लाइन से प्रत्यय उठाना है। तो भव के साथ क्या जुड़ेगा, वश जुड़ेगा, ठीक है। अब यही अतो दीर्घो यही सूत्र जोड़ेंगे, क्योंकि वह भी तो यही प्रत्याहार में आता है ना, यानी ये से शुरू करोगे, ये के तुरंत बाद वह आ जाएगा, तो यही आदि प्रत्यय है ये भी। तो भव के वह को वा कर दो, भवा, और वस के स को आपको पता है विसर्ग हो जाएगा, रेप को विसर्ग हो जाएगा, स जुसो रू से रेप हुआ और खरवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग हुआ, भवावह रूप बन गया। तो भवामी भवावह है। फिर भव के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, मिप वस मस, ठीक है। तो इसमें भी अतो दीर्घो यही सूत्र लगा देना है, वह को, क्योंकि मैं भी तो यही प्रत्याहार में आ रहा है ना, यही प्रत्याहार में मैं भी आ रहा है, यही प्रत्याहार देखो माहेश्वर सूत्रों में जाके यही प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमें तो सिर्फ मैं और वह का देखना है यहाँ पर। तो मस का मैं भी यही प्रत्याहार में आ रहा है, तो यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, भवा मैं स का विसर्ग हो जाएगा, और भवामी भवावह है भवामय। इस तरह से हमारे भू धातु लट लकार के तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में रूप बन गए हैं। भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह है भवामय। और ये 9 के 9 रूप कैसे बनते हैं, तिप तस जी आदि 9 प्रत्ययों की सहायता से, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, और इतने सारे सूत्र इसके लिए हमें याद करने होंगे, ठीक है। अब हम आगे भू धातु को ही ले रहे हैं पहले। तो भू धातु में आगे, क्योंकि जितने भी हमारी परीक्षाएं हैं उनमें भू और एद धातु लगा रखी है पाठ्यक्रम में, तो सबसे पहले भू धातु को कंप्लीट करेंगे। लट लकार हो गया पूरा, लट लकार के बाद में हम आएंगे लिट लकार, परोक्ष लिट से अन्न अद्यतन परोक्ष भूत से लिट लकार होता है, तो वहाँ पर फिर वर्तमाने लट की जगह है परोक्ष लिट सूत्र लग जाएगा, और इसमें फिर दूसरे सूत्र लगेंगे। लेकिन जो शुरुआती सूत्र है ना, उत्तम पुरुष करने वाले, मध्यम पुरुष करने वाले, एक वचन द्विवचन बहुवचन करने वाले, परस्मयी पद संज्ञा करने वाले, आत्मनेय पद संज्ञा करने वाले, वो सारे के सारे सब में सेम है। तो उनको याद कर लोगे एक बार, तो फिर वो हमेशा के लिए हर धातु रूप को बनाने में आपके काम आएंगे। बाकी ये थोड़े थोड़े सूत्र हैं आगे के, वो अलग से हमें याद करने होंगे। तो ये भू धातु लट लकार का रूप पूर्णतया कंप्लीट हो गया है। और इसके पीछे के जो सूत्र हैं वो हमने कल पढ़ाए हैं, तो उनको कल वाली वीडियो में जाके पहले उनको देखें, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आ सकेंगे आपको, क्योंकि वो सूत्र ज़्यादा हैं। इनसे शुरुआत के सूत्र याद हो जाएंगे, बाद में बस सब में सभी जो लकार हैं उनमें एक एक दो दो सूत्र सब में एक्स्ट्रा लगाने होंगे। थोड़े लिट लकार में सूत्र ज़्यादा हैं, बाकी सब में एक एक दो दो सूत्र ही हैं, लेकिन जो बेसिक सूत्र हैं, जो 8-10 सूत्र शुरू के हैं, वो आपको याद करने होंगे और वो सब के लिए सेम होंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।